हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम। ठीक है, राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम, इसको हम समझेंगे क्या होती है। ठीक है, इससे जुड़े सारे पॉइंट देखेंगे इस वीडियो में। आपका कोई भी क्वेश्चन इस वीडियो के बाद नहीं रह जाएगा। हम बात कर लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे। पहले हम देखेंगे राजनीतिक सीमा क्या होती है किसी देश की, वस्तु एवं सेवा क्या होता है, वस्तु का अंतिम मूल्य क्या होता है, और एक वित्तीय वर्ष क्या होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, इसको उदाहरण के माध्यम से भी हम समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि भारत की राष्ट्रीय आय की क्या स्थिति है, मतलब उसे कैसे निकाला जाता है और कौन निकालता है। ठीक है, और फिर हम देखेंगे कि जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी ये सब क्या होते हैं। और हम देखेंगे अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र कौन कौन से हैं। ठीक है, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। और ये वीडियो का हमारा पार्ट नंबर 1 है। ठीक है, इसके बाद जो वीडियो आएगी वो हमारी पार्ट नंबर 2 होगी। और उस पार्ट नंबर 2 में हम ये सीखेंगे कि जीडीपी, एनडीपी और जीएनपी, एनएनपी ये सब कैसे निकालते हैं, राष्ट्रीय आय कैसे निकालते हैं, यानी उसको हम निकालना सीखेंगे उस वीडियो में। ठीक है, इसमें हम इन सबको समझेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आप तक पहुंचती रहें। तो चलो शुरू करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं कि वस्तु एवं सेवा क्या होता है। वस्तु किसे कहते हैं? जब हमें पैसे के बदले कोई सामान मिल जाता है जिसे हम छूकर देख सकते हैं, ठीक है, तो उसे हम वस्तु कहते हैं। और जब हमें पैसे के बदले कोई सामान नहीं मिलता है, सिर्फ हमें महसूस होता है, यानी हम फील कर सकते हैं कि वो चीज़ हमें मिल गई है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सेवा कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे चित्र के माध्यम से देख सकते हो, ये देखो, ये तरह तरह के औजार यहाँ पे हथियार दिए हैं। ठीक है, इनको हम छू सकते हैं, ठीक है, इन्हें काम में ला सकते हैं। तो ये हमारी वस्तु हैं। ट्रैक्टर वस्तु है, बेड वस्तु है, इसको हम खरीदते हैं और ये पैसे के बदले हमें मिलते हैं। ठीक है, और सेवा के जैसे ये देखो, एयर इंडिया, एयर इंडिया का जहाज़, जैसे ये इसमें आप बैठोगे, इसमें बैठने के लिए आपसे पैसे लिए जाएंगे, तो जहाँ आपको जाना होगा वहाँ ये आपको पहुँचा देगा। ये तो नहीं है कि आपको ये पूरा जहाज़ दे देगा। ठीक है, तो ये आपको सेवा दे रहा है सिर्फ, यानी आपको वस्तु नहीं दे रहा है, सिर्फ सेवा दे रहा है, सिर्फ आपको आपकी मंजिल तक पहुँचा रहा है। इसी तरह शिक्षा, स्कूल में आप पैसे देते हो तो स्कूल में आपको सिर्फ शिक्षा मिलती है, आपको कोई ऐसा सामान नहीं मिलता है जिसे उठाकर तुम आप अपने घर ला सकते हो। ठीक है, तो स्कूल में हमें सेवा मिलती है, ना कि कोई वस्तु मिलती है। सिम कार्ड, हम एक जगह से दूसरी जगह जो बात करते हैं, ठीक है, वो हमें सिम कार्ड के ज़रिए हमें वहाँ तो नहीं पहुँचा दिया जाता है। ठीक है, हमारी सिर्फ बातें पहुँचती हैं और हमें अपने संबंधियों की बातें समझ आती हैं और सुनाई देती हैं। ठीक है, आगे हमारा एक और है, अंतिम वस्तु का मूल्य किसे कहते हैं। अब देखो, अंतिम वस्तु का मूल्य समझने के लिए हमने आपको यहाँ पे ये चित्र की सहायता ली है। जैसे देखो, आप जब कोई कंप्यूटर या लैपटॉप खरीदने जाते हो तो उसमें तरह तरह के गैजेट लगे होते हैं, जैसे प्रोसेसर। ठीक है, प्रोसेसर लगा होता है, विंडो होता है। ठीक है, प्रोसेसर होता है, विंडो होता है। तो आप जब कंप्यूटर खरीदने जाते हो तो आप कंप्यूटर वाले को क्या बोलते हो कि मुझे कंप्यूटर दे दो, मुझे कंप्यूटर चाहिए। आप ये तो नहीं बोलते हो कि ये प्रोसेसर के पैसे ले लो, ये विंडो के पैसे ले लो। ठीक है, मतलब जितनी भी कंप्यूटर में चीज़ें लगी हैं उन चीज़ों के पैसे आप अलग अलग तो नहीं देते हो। ठीक है, पूरे कंप्यूटर के पैसे आपको बताए जाते हैं कि हाँ, पूरे कंप्यूटर के पैसे इतने हैं। ठीक है, यानी आप अंतिम वस्तु का मूल्य देते हो। ठीक है, अंतिम वस्तु का मूल्य उसे ही कहते हैं जो बनकर पूरी तरह से तैयार हो और उसके पैसे आपको देने पड़ें। इसी तरह यहाँ पे एक और एग्जांपल हमने लिया है, जैसे समोसा। समोसे में आलू पड़ते हैं और तरह तरह के मसाले पड़ते हैं। ठीक है, आलू पड़ते हैं, तरह तरह के मसाले पड़ते हैं, इसका चोखा बनाया जाता है, चटनी होती है। तो आप जब समोसे लेने जाते हो तो आपसे वो ये तो नहीं बोलता है कि इतने पैसे चटनी के दे दो, इतने पैसे आलू के दे दो। वो आपसे सिर्फ एक बात बोलता है कि समोसा इतना रुपए का है, यानी आपको समोसे के पैसे देने पड़ते हैं, ना कि आलू के और धनिया और मिर्चा चटनी इन सब का। ठीक है, जब आप समोसे के पैसे देते हो तो समोसे के पैसे में ही इन सब के पैसे शामिल हो जाते हैं, यानी आप अंतिम वस्तु का मूल्य यानी अंतिम वस्तु के पैसे देते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये अंतिम वस्तु का मूल्य समझ आया होगा। आगे देखते हैं हम राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय क्या होता है? राष्ट्रीय आय जिसे इंग्लिश में हम नेशनल इनकम बोलते हैं।
जैसे आपको पता है कि एक परिवार की आय होती है, ठीक है, उसी तरह एक गांव की आय होती है, उसी तरह एक राज्य की आय होती है। आपके परिवार में जो लोग काम करते हैं उनकी कुछ ना कुछ आय है, ठीक है, हर एक व्यक्ति की आय होती है। उसी तरह हमारे देश की भी आय होती है। तो हमारे देश की जो आय होती है उसे ही हम बोलते हैं राष्ट्रीय आय। इसको हम डिफिनेशन देखते हैं तो इसकी डिफिनेशन इस तरह से हम लिख सकते हैं, यानी परिभाषा, किसी राष्ट्र में एक साल के अंदर सभी उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। ठीक है, अंतिम मूल्य ये हम आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही समझा चुके हैं, और वस्तुएं और सेवाएं क्या होती हैं इसको भी हम समझा चुके हैं। तो जब किसी देश में एक साल के अंदर वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन होता है, यानी जो उससे इनकम होती है एक साल के अंदर, ठीक है, अंतिम मूल्य के आधार पर, तो उसे हम क्या कहते हैं, उस देश की राष्ट्रीय आय कहते हैं। मतलब जब किसी देश में एक साल के अंदर जितनी वस्तुएं बनती हैं और जितनी सेवाएं किसी के द्वारा किसी को दी जाती हैं, ठीक है, तो जो इन वस्तुओं और सेवाओं से एक साल के अंदर जो इनकम होती है उस इनकम को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। देश के निवासियों द्वारा उत्पादित राष्ट्रीय आय और विदेशी आय दोनों को सम्मिलित किया जाता है। मतलब अगर भारत का वो निवासी है तो वो विदेश जाके कमाए या भारत में रह के कमाए, ठीक है, उसका जो पैसा होगा वो हमारे देश की राष्ट्रीय आय में ही शामिल होगा। ये बात इसमें कह रहा है। तो अब हम देखते हैं भारत में राष्ट्रीय आय कैसे क्या काम करती है। तो देखो, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना CSO यानी केंद्रीय सांख्यिकी विभाग द्वारा की जाती है। ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी विभाग द्वारा की जाती है। और जो ये विभाग है केंद्रीय सांख्यिकी विभाग, इसकी स्थापना 2 मई 1951 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि के दौरान की जाती है। जो हमने अभी पीछे आपको बताया था कि एक साल में उत्पादित वस्तुएं और सेवाओं का अंतिम मूल्य है, तो वही एक वित्तीय वर्ष है। ठीक है, एक वित्तीय वर्ष की गणना कब से कब तक की जाती है, 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि के दौरान। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए केंद्रीय सांख्यिकी विभाग द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों का आकलन किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों का आकलन किया जाता है। तो वो तीनों क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो पहला है हमारा उसमें से प्राथमिक क्षेत्रक, जिसे इंग्लिश में प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। दूसरा है द्वितीय क्षेत्रक, ठीक है। तीसरा है तृतीय क्षेत्रक, ठीक है, तीसरा है तृतीय क्षेत्रक। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि तीनों क्षेत्रक में से राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक किस क्षेत्र का योगदान है? तो इसका आंसर हो जाएगा तृतीय क्षेत्रक। तृतीय क्षेत्रक का सबसे अधिक राष्ट्रीय आय में योगदान है। इसका योगदान 53.66% है। ठीक है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्रक का योगदान 53.66% है। तो अब इन तीनों क्षेत्रक को हम बारी बारी से देखते हैं और इनको समझते हैं। अर्थव्यवस्था के कौन कौन से क्षेत्र हैं? पहला प्राथमिक क्षेत्र, जिसे प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ये क्या है? जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करता है उसे हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। जैसे कृषि, वानिकी, मछली पकड़ना और खनन भी शामिल है। जैसे देखो, कृषि किससे होती है? प्रकृति से। वानिकी प्रकृति से। और खनन में सोना, चांदी, लोहा ये सब निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं? प्रकृति। ठीक है, तो जो हमें प्रकृति से मिलता है उसको हम प्राथमिक क्षेत्र में यानी प्राइमरी सेक्टर में रखते हैं। ठीक है, दूसरा आता है हमारा द्वितीय क्षेत्रक, जिसको हम सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं इंग्लिश में। इसमें वस्तुओं का विनिर्माण किया जाता है। विनिर्माण का मतलब ये है, जैसे देखो यहाँ से कृषि, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि हुई। कृषि में मान लो उन्होंने गेहूँ उगाया। ठीक है, गेहूँ उगाया तो गेहूँ तो ऐसे नहीं खा लेंगे हम। गेहूँ को खाने के लिए क्या करेंगे? उसको पीसेंगे, आटा बनाएंगे। और जब हम पीसते हैं, ठीक है, तो वो विनिर्माण हो गया। विनिर्माण मतलब हो गया उसको दोबारा बनाना या बिगड़ी हुई चीज़ों को ठीक करना। ठीक है, तो जब हम इसका आटा बनाते हैं तो ये हमारा द्वितीय क्षेत्रक में आ जाता है, और जब कृषि करते हैं तो प्राथमिक क्षेत्रक में आ जाता है। इसी तरह इसके उदाहरण आटा, कपड़े, मोबाइल, टीवी आदि। ठीक है, कपड़े से कपास से कपड़े बनते हैं। ठीक है, तो कपास हमारा प्राथमिक क्षेत्र में आएगा और कपड़े द्वितीय क्षेत्रक में आएंगे। अब आता है हमारा तृतीय क्षेत्रक। देखो ये क्या है? तृतीय क्षेत्रक प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक को
सेवाएं प्रदान करता है, जैसे परिवहन, संचार, शिक्षा, डॉक्टर, शिक्षक आदि। इसको हम समझते हैं। जैसे देखो, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि का उत्पादन हुआ, कृषि में गेहूं का उत्पादन किया इन्होंने, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र में गेहूं का उत्पादन किया। अब गेहूं को हमें पीसना पड़ेगा, पीसने के लिए हम क्या करेंगे, द्वितीय क्षेत्र में हमें लाना पड़ेगा। तो यहाँ प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीय क्षेत्र में लाने के लिए क्या करेंगे, हमें परिवहन यानी गाड़ी की आवश्यकता होगी। तो गाड़ी कहाँ से मिलेगी हमें, गाड़ी आएगी तृतीय क्षेत्रक से, ठीक है। तो तृतीय क्षेत्रक प्राथमिक क्षेत्र में जो गेहूं का है उस गेहूं को द्वितीय क्षेत्रक में लाएगी, ठीक है। तो तृतीय क्षेत्रक क्या कर रहा है, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक की सेवा कर रहा है, ठीक है, सेवा कर रहा है। इसी तरह संचार, पैसे का लेन देन होगा तो इससे बात करेंगे, ठीक है, ये दोनों आपस में। इसी तरह शिक्षा, शिक्षा क्या करती है, सहायता करती है। डॉक्टर सहायता करता है, ठीक है। तो जो सहायता करता है यानी सेवाएं प्रदान करता है वो तृतीय क्षेत्रक में आ जाता है, कोई भी चीज़ हो, ठीक है। जैसे कपास, कपास की खेती यहाँ पे होगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये प्राथमिक क्षेत्र में आ गया कपास, और कपास से कपड़ा जो बनता है वो द्वितीय क्षेत्रक में आ गया। और कपास को यहाँ से प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीय क्षेत्रक में जो लाएगा वो क्या हो गया, तृतीय क्षेत्रक का हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये तीनों क्षेत्रक यानी सेक्टर समझ आ गए होंगे, ठीक है। अब देखो, अब हम समझते हैं कि जीडीपी, एनडीपी और एनएनपी ये सब क्या होता है, इनको हम समझते हैं। तो देखो, राष्ट्रीय आय जो होती है, राष्ट्रीय आय का निकालने का सिस्टम कहाँ से चालू होता है, जीडीपी से, ठीक है। तो पहले हम जीडीपी को समझेंगे, परंतु उसको समझने से पहले आपको इन 4 बातों पर ध्यान देना है कि किसी देश की राजनीतिक सीमा क्या होती है, एक साल के अंदर वस्तु एवं सेवा क्या होती है, और अंतिम मूल्य। तो देखो, इनमें से हम आपको 3 पहले ही समझा चुके हैं वीडियो के स्टार्टिंग में। एक साल के अंदर, ठीक है, यानी एक साल की अवधि का समय, और वस्तु और सेवा ये आपको समझा चुके हैं। अंतिम मूल्य क्या होता है ये भी आपको समझा चुके हैं। अब बचा हमारा राजनीतिक सीमा क्या होता है, इसको हम समझ लेते हैं। जैसे ये एयर इंडिया का जहाज़ आपको दिख रहा है, तो ये जहाज़ इंडिया का है, और ये मान लो कि भारत से पैसेंजर लेके किसी और देश में छोड़ने के लिए गया, तो ये छोड़कर वापस आएगा, और वापस आएगा और जितनी भी इनकम हुई वो किस में काउंट होगी, वो भारत की जीडीपी में काउंट होगी, क्योंकि ये जहाज़ भारत का है और भारत में वापस आएगा। इसी तरह हमारी समुद्री सीमा होती है। समुद्री सीमा क्या होती है, समुद्री सीमा जैसे हम भूमि को यानी दूरी को जब किस में मापते हैं, किलोमीटर में, ठीक है। इसी तरह समुद्री सीमा को किस में मापा जाता है, नॉटिकल में, ठीक है, नॉटिकल मील्स में इसको मापा जाता है समुद्री सीमा को, ये जो दिख रही है आपको, ठीक है। तो किसी देश की समुद्री सीमा क्या होती है, 12 नॉटिकल्स मील। जैसे भारत की मान लो कि हमने यहाँ से मापना चालू की और यहाँ पे आके 12 नॉटिकल्स हो गया, ठीक है, 12 नॉटिकल्स मील्स हो गया, तो क्या होगा, ये भारत की समुद्री सीमा है, यानी ये जो हमने मापी है ये भारत की समुद्री सीमा है। इतनी सीमा के अंतर्गत, इतनी जो ये समुद्र दिख रहा है, इस समुद्र में अगर कोई मछली पकड़ता है तो वो उस पर किसका अधिकार होगा, भारत का। अगर कोई तेल निकालता है तो वो किसका अधिकार होगा, भारत का। तेल किसका होगा, भारत का। मछली होगी भारत की। मतलब इतनी सीमा के अंतर्गत अगर कुछ भी मिलता है, कोई धातु मिलती है, तो वो सब भारत की होगी। तो ये होती है हमारी समुद्री सीमा। तो जीडीपी क्या कहती है, जीडीपी में कहा जाता है कि अपनी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत, ठीक है, अपनी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत जो भी वस्तु या सेवा उत्पादित होती है, ठीक है, वही उस देश की क्या होती है, जीडीपी होती है। जैसे मान लो कि अगर राजस्थान में कोई वस्तु या सेवा उत्पादित हुई तो उसको हम मध्य प्रदेश की जीडीपी में शामिल नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह अगर पाकिस्तान में कोई वस्तु या सेवा उत्पादित हुई तो उसको हम भारत की जीडीपी में शामिल नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं जीडीपी क्या होती है, ठीक है। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसे हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। ग्रॉस मतलब होता है टोटल, यानी टोटल घर में कितना उत्पाद हुआ, ठीक है, टोटल घर में जो उत्पाद होता है उसी को हम बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। यहाँ घर का मतलब ये है, घरेलू का मतलब ये है कि अपने देश, अपनी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत जो भी उत्पादन होता है उसे हम क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, यानी जीडीपी कहते हैं, ठीक है। अब देखो, हमने ये 4 चीज़ें देखी, राजनीतिक सीमा, एक साल के अंदर वस्तु एवं सेवा, और वस्तु का अंतिम मूल्य क्या होता है। तो देखो, हमारी परिभाषा क्या बनती है कि राजनीतिक सीमा के अंतर्गत एक साल के अंदर वस्तु एवं सेवा का अंतिम मूल्य क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है, यानी सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। इसकी डिफिनेशन हम देख लेते हैं। अपनी राजनीतिक सीमा में एक साल के अंदर सभी उत्पादित
वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल बाजार मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। देखो आप यहाँ पे ये जो कुल बाजार मूल्य लिखा है, यहाँ पे अंतिम वस्तु का मूल्य भी लिख सकते हो। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है इसमें कि एक साल में अपनी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत जो भी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित होती हैं, उनका जो मूल्य होता है उसे हम क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, यानी जीडीपी कहते हैं। ठीक है, इसको हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे ये आपको भारत का मैप दिख रहा है और भारत में दो कंपनी है, एक टाटा और दूसरी है एलजी। टाटा कंपनी जो है वो भारत की कंपनी है और एलजी जो है वो विदेशी कंपनी है। ठीक है, और ये दोनों कंपनी भारत में उत्पादन कर रही है। और भारत का एक व्यक्ति रमज़ान वो सऊदी अरब में जाकर वहाँ पे 20 रुपये कमा रहा है, और टाटा कंपनी जो है वो भारत में 100 रुपये का उत्पादन कर रही है और एलजी 50 रुपये का उत्पादन कर रही है। तो हमारे भारत की जीडीपी क्या होगी, हमारे भारत की जीडीपी कैसे निकालेंगे हम। देखो ये व्यक्ति जो है हमारा, ये हमारे देश का ज़रूर है, परंतु ये हमारे देश में नहीं है, इसलिए हम इसको भारत की जीडीपी में शामिल नहीं करेंगे। और एलजी ये हमारे देश में है, विदेश की कंपनी है, फिर भी हम इसको शामिल करेंगे क्योंकि हमारे देश में है। तो भारत की जीडीपी क्या बनेगी, जो टाटा 100 रुपये कमा रहा है और एलजी 50 रुपये कमा रही है, इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो वो हमारी जीडीपी होती है। जैसे हमने यहाँ पे जोड़ दिया तो 100 और 50 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 150, यानी इंडिया जीडीपी क्या है, इंडिया की जीडीपी क्या है, 150 रुपये। जीडीपी से हमें ये पता चलता है कि उस देश में कितना ज़्यादा उत्पादन हो रहा है। अगर उस देश में उत्पादन ज़्यादा हो रहा है तो क्या होगा, सरकार को टैक्स ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, रोज़गार ज़्यादा मिलेगा लोगों को। इसी तरह हमारा एक और होता है एनडीपी, जिसे इंग्लिश में नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसे हिंदी में बोलते हैं शुद्ध घरेलू उत्पाद। एनडीपी जो होता है वो हमारा शुद्ध घरेलू उत्पाद होता है और जीडीपी में ही एनडीपी आ जाता है। तो ये एनडीपी क्या होता है इसको हम समझते हैं। तो देखो जैसे ये भारत में एक टाटा कंपनी काम कर रही है और एक एलजी, 100 रुपये का उत्पादन टाटा कंपनी ने किया और 50 रुपये का किसने किया, एलजी कंपनी ने। और मान लो कि 3 रुपये का उत्पादन टाटा कंपनी का बर्बाद हो गया, यानी टूट गया या खो गया या ख़राब हो गया। इसी तरह 5 रुपये का उत्पादन एलजी कंपनी का ख़राब हो गया या बर्बाद हो गया कुछ भी। ठीक है, तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8 रुपये। ठीक है, तो जीडीपी जो हमारी आई है भारत की कितनी है, 150 रुपये। तो 150 रुपये में से जब हम क्या करेंगे, 150 रुपये में से इन 8 रुपये को घटा देंगे तो जो आएगा हमारा वो क्या होगा, वो होगा हमारा एनडीपी। ठीक है, तो हम इसको घटा देते हैं। तो देखो इंडिया की जीडीपी कितनी है, 150 रुपये, और 150 रुपये में से हम किसको घटा देंगे, 8 रुपये, जो कि 8 रुपये का उत्पादन बर्बाद हुआ है। तो एनडीपी आ जाएगी हमारी 142 रुपये, यानी जो शुद्ध आय है हमारी, शुद्ध उत्पाद है जो हमारा, वो कितना है, 142 रुपये। ठीक है, जीडीपी को इसी तरह ज्ञात किया जाता है कि जीडीपी को ज्ञात करके और जीडीपी में से कितने मूल्य का ह्रास हुआ है, यानी मूल्य की कमी हुई है, मूल्य का नुकसान हुआ है, उसको माइनस कर देते हैं हम। ठीक है, तो हमारा एनडीपी निकल के आ जाता है। अब देखो है हमारा सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अभी हमने देखा था सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी देखा था, अब हम देखेंगे जीएनपी। तो देखो आप पहले शब्द देखो, वो था हमारा जो जीडीपी था हमारा, वो था हमारा सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि हमारे देश के अंदर जो उत्पादन हो रहा है एक साल के अंदर, ठीक है, वो हमारा सकल घरेलू उत्पाद था। और ये हमारा सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इन दोनों में अंतर क्या है, जीडीपी में क्या होता था कि हमारी राष्ट्रीय सीमा में एक साल के अंदर जो भी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित होती थीं, ठीक है, वो हमारे सिर्फ राष्ट्र में ही उत्पादित होती थीं। ठीक है, मतलब कोई भी हमारे देश का ही कोई कंपनी या व्यक्ति अगर बाहर चला जाता था तो उसको हम शामिल नहीं करते थे जीडीपी में। परंतु इसमें क्या होता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में, इसमें हमारे देश के नागरिक हैं, ठीक है, हमारे देश के जो नागरिक हैं वो हमारे देश में उत्पादन करें या हमारे देश की कोई कंपनी हमारे देश में उत्पादन करे या किसी और देश में जाके उत्पादन करे और वहाँ से पैसे कमाए, तो हमारे देश के नागरिक कहीं भी जाके उत्पादन करें, उनकी जो राष्ट्रीय आय होगी वो हमारी जीएनपी में शामिल होगी, यानी हमारे भारत में उसकी गणना की जाएगी। ये है जीएनपी। ठीक है, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसकी परिभाषा देखो, एक साल के अंदर भारतीय नागरिकों द्वारा देश या विदेश में सभी उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाओं का कुल बाजार मूल्य सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है या जीएनपी कहलाता है।
जीएनपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस का मतलब इकोनॉमिक्स भाषा में क्या होता है, टोटल। जो हमारा टोटल होता है उसको हम इकोनॉमिक्स में ग्रॉस कहते हैं, ठीक है। तो एक साल में हमारे देश के नागरिक देश में काम करें या विदेश में काम करें, जो वो पैसे कमाएंगे वो हमारा कहाँ काउंट होगा, हमारे देश में काउंट होगा, यानी जीएनपी में काउंट होगा। उसे हम बोलेंगे सकल राष्ट्रीय उत्पाद या जीएनपी। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। मैं पिछले वाला एग्जांपल ले रहा हूँ। ये हमारा भारत देश है। इसमें एक कंपनी है टाटा जो 100 रुपये कमा रही है, दूसरी कंपनी है एलजी जो 50 रुपये कमा रही है, और हमारे देश का एक नागरिक जिसका नाम है रमज़ान, वो सऊदी अरब में जाके 20 रुपये कमा रहा है, ठीक है। तो हमें निकालना है जीएनपी यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो हम कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए एक सूत्र होता है जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम, ये सूत्र है, ठीक है। तो इसमें जो एम है हमारा, एम क्या है, एम है हमारा विदेशियों द्वारा उत्पाद, ठीक है, यानी जो विदेश की कंपनी हमारी भारत देश में आके काम कर रही हैं और वहाँ से इनकम कर रही हैं। और एक्स का मतलब है भारतीय द्वारा उत्पाद, यानी हमारे देश के नागरिकों द्वारा उत्पाद, ठीक है। तो ये इसका एक सूत्र है। तो हमें क्या करना है, जीडीपी निकालना हमने सीख लिया है। तो जैसे ये भारत की जीडीपी निकालो कितनी होगी, भारत की जीडीपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे देश में काम हो रहा है, जितनी इनकम हो रही है उसको हम जोड़ लेंगे। तो इसमें देखो टाटा कंपनी 100 रुपये कमा रही है, एलजी कंपनी 50 रुपये कमा रही है, तो हमारी जीडीपी कितनी हो गई, 150 रुपये, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस अपनी जीडीपी में से यानी 150 रुपये में से क्या करना है कि जो विदेश की कंपनी जितना कमा रही है हमारे देश में उसको घटा देना है, और हमारे देश का जो नागरिक, जितने भी नागरिक या जो भी कंपनी विदेश में जाके जितना पैसा कमा रही हैं उसको हमारे जीडीपी में ऐड कर देना है, ठीक है। क्या बोला एक बार और, कि हमारे देश में जो भी कंपनी, विदेश की कंपनी अगर आके काम कर रही है और वहाँ से पैसे कमा रही है उसको हम अपनी जीडीपी में से पहले जीडीपी निकालेंगे और फिर जीडीपी में से घटा देंगे। और हमारे देश का कोई कंपनी या नागरिक अगर विदेश में जाके पैसे कमा रही है उसको हम अपनी जीडीपी में ऐड कर देंगे। तो हमारी क्या आ जाएगा, हमारी आ जाएगी जीएनपी, मतलब सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है। ये हमारी सकल राष्ट्रीय उत्पाद आ जाएगी। तो हमारी जीडीपी आ गई 150 रुपये। एक्स क्या है हमारा, यहाँ पे एक्स है हमारा भारतीयों द्वारा उत्पाद। तो यहाँ पे रमज़ान जो है विदेश में जाके 20 रुपये कमा रहा है, तो 20 रुपये हमने ऐड कर दिया। और एम क्या है, एम है हमारा विदेशियों द्वारा उत्पाद, यानी विदेशी कंपनी हमारे भारत देश से कितना पैसा कमा रही है, तो वो कमा रही है 50 रुपये, यानी एलजी 50 रुपये कमा रही है, तो 50 रुपये हमने माइनस कर दिया। तो 150 में 20 प्लस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 170, 170 में से 50 माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 120, ठीक है। तो हमारा जीएनपी क्या निकल के आया, 120। तो ये है हमारा जीएनपी, मतलब अपने देश, भारत देश के नागरिक कहीं भी जाके काम करें, उत्पादन करें, अपने देश में करें या विदेश में करें, सिर्फ उनकी ही आय को हम निकालते हैं जीएनपी में, ठीक है। जीएनपी में उनकी ही आय को रखते हैं। अब देखो जीएनपी में यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में एक और होता है इसी की तरह, वो होता है एनएनपी। एनएनपी का मतलब क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। जिस तरह हमने जीडीपी में देखा था उसी तरह जीएनपी में है। तो देखो ये क्या है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, मतलब जैसे मान लो कि ये जो टाटा कंपनी है हमारे देश की कंपनी है, और जीएनपी में हम सिर्फ अपने देश वासियों की इनकम ही काउंट करते हैं। तो हमारे देश की जो कंपनी है टाटा, ये हमारे भारत देश में 100 रुपये कमा रही है, तो मान लो इसके 5 रुपये का नुकसान हो गया, ठीक है, 5 रुपये का नुकसान हो गया। और ये रमज़ान जो यहाँ पे कमा रहा है इसके मान लो 3 रुपये का नुकसान हो गया, तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 8 रुपये, ठीक है। तो ये जो 8 रुपये का हार्स हुआ है हमारा, यानी 8 रुपये की जो कमी हुई है उसको हम घटा देंगे। किस में से घटाएंगे, जीएनपी में से। पहले जीएनपी निकालेंगे और फिर उसमें से घटा देंगे। तो हम घटा देते हैं, हमारी जीएनपी आई है 120 रुपये, ठीक है। और 120 रुपये में से हमारे 8 रुपये हमने घटा दिए। क्यों घटा दिए, क्योंकि इतनी वस्तुएं हमारी, इतने का उत्पादन बर्बाद हो गया है, तो 8 रुपये हमने घटा दिए। तो हमारा एनएनपी क्या आ गया, 112 रुपये, ठीक है। तो ये जो हमारे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है ये हमारा 112 रुपये है। तो बस यही था इस वीडियो में। आई होप आपको ये सारा समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप वीडियो को पीछे करके दोबारा देख सकते हो, आपको समझ आ जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करें। धन्यवाद।